1579 में मुगल बादशाह अकबर से परमिशन लेकर पुर्तगालियों ने हुगली के किनारे एक शहर बसाया। एक बड़ा बंदरगाह होने के चलते इस नगर में व्यापार खूब फला फूला और पूर्व में ट्रेड का एक बड़ा सेंटर बन गया। ये कलकत्ता तब पिक्चर में नहीं था। इस नगर का नाम था चिनसुराह। पुर्तगाली यहाँ सेटल हुए और बंदेल का बड़ा फेमस चर्च बनाया, जो आज यानी 21वीं सदी में भी वेटिकन के लिए बहुत महत्व रखता है। बंदेल आज के हिसाब से पड़ता है पश्चिम बंगाल में, हुगली जिले में, कलकत्ता से ज़्यादा दूर नहीं है। खैर, बंदेल के इस चर्च से जुड़ा एक किस्सा मशहूर है। हुआ ये कि 1632 में मुगलों ने अदावत के चलते चिनसुराह पर धावा बोला और बंदेल का चर्च जला दिया। चर्च का पादरी और शहर के हज़ारों ईसाई बेड़ियों में आगरा भेजे गए, जहां उन्हें मुगल बादशाह शाहजहां के सामने पेश किया गया। शाहजहां ने बंदियों को हाथियों के पैरों तले कुचल देने का हुक्म दिया, लेकिन ऐन वक्त पर एक हाथी ने पादरी पर हमला करने से इनकार कर दिया। ये देखा शाहजहां ने और माना कि खुदा का इशारा है, और फिर उसने सभी बंदियों को रिहा कर दिया, वापस बंदेल भेज दिया। साथ ही चर्च के पुनर्निर्माण के लिए पैसे भी दिए उसने। आगे जाकर ये इलाका डच कंपनियों के अधिकार में आया और यहाँ उन्होंने अपने कारखाने स्थापित किए। 18वीं सदी की शुरुआत में हुगली नदी के तट पर डच, फ्रेंच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तीनों मौजूद थे। तीनों देश ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से अपनी दुकान चलाते थे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने सबसे ज़्यादा दुख हमें दिए। तब इसे गंगा पर बसा यूरोप कहा जाता था, क्योंकि तीनों बड़ी पावर्स वहाँ पे बसी हुई थी। चिनसुराह में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर हुआ करता था। पहले उन्होंने मुगलों के साथ संधि की थी और बाद में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ। 1756 में अंग्रेज़ों ने फोर्ट विलियम के आसपास अपनी पकड़ मजबूत की, तो सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर अटैक करने का प्लान बनाया और उसे अपने कब्जे में भी लिया, फाइनली अटैक करके। तब कुछ समय के लिए कलकत्ता का नाम अलीनगर रख दिया गया था। इस दौरान डच और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने चिनसुराह और चंद्रनगर में अपने लिए पैसे देकर रियायत लेकर रखी थी। 1757 में ब्रिटिश फौज ने चंद्रनगर पर हमला कर दिया और उससे अपने कब्जे में ले लिया। टेक्निकली कंपनी की फौज थी, लेकिन थी तो ब्रिटिश ही। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल से इसी के साथ रुखसती हो गई। इसके कुछ समय बाद प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई और मीर जाफर नया नवाब बना। हालांकि सिर्फ नाम का नवाब बन पाया वो। अगले 2 सालों में ही उसे समझ में आ गया कि वो रॉबर्ट क्लाइव के हाथ की एक कठपुतली है महज। अंग्रेज़ों की जकड़ से छुटकारा पाने के लिए साल 1759 में उसने प्लासी पार्ट 2 खेलने की कोशिश की, जिसके चलते 1759 में चिनसुराह में डच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक बड़ी लड़ाई हुई। प्लासी की जंग ने अंग्रेज़ों को भारत में पकड़ मजबूत करने का जो मौका दिया था, इस जंग ने उस पर मुहर लगा दी थी। क्या थे जंग के हालात और ज़मीन पर क्या हुआ था, आइए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज 25 नवंबर का दिन है और आज की तारीख का संबंध है हुगली के तट पर लड़ी गई बैटल ऑफ चिनसुराह से। अगस्त 1759 में हुगली के तट पर एक जंगी जहाज ने बेड़ा डाला। रॉबर्ट क्लाइव के पास ये खबर पहुंची। वो फरियाद लेकर अपने गुलाम मीर जाफर के पास पहुंचा। जाफर ने पता लगवाया जहाज बटाविया से आ रहा था, जो उस समय पूर्व में यानी कि ईस्ट में डच उपनिवेशों की राजधानी हुआ करता था। जहाज के कप्तान ने दरबार में हाजिरी लगाई। कप्तान से हुगली पहुंचने का कारण जब पूछा गया तो उसने जवाब दिया, जनाब हमें तो नागपट्टनम पहुंचना था, मौसम ख़राब हुआ तो हम बचने के लिए यहाँ आ गए। खाना पानी का इंतज़ाम कर दें आप हमारे लिए, तो हम जल्दी से जल्दी अपने सफ़र पर आगे निकल जाएंगे। क्लाइव तक ये खबर पहुंची तो उसने जल्द से जल्द डच जहाज को रुखसत करने का फरमान दे दिया। ये घटना क्लाइव के लिए खतरे की घंटी तो नहीं थी, लेकिन जब पता चला कि डच जहाज से 18 मलय सैनिक, मलय आज का मलेशिया, चिनसुराह भेजने की कोशिश की गई थी उन्हें, तो उससे कुछ शक ज़रूर हुआ। बहरहाल क्लाइव को कुछ ही दिनों में इस घटना को भूल जाना पड़ा। भूलता भी कैसे नहीं, उसके बाद चिंता की कोई खास वजह नहीं थी इस पर्टिकुलर इंसिडेंट से। डच अगर कोई चाल चलते भी, तब भी मीर जाफर उसकी उंगली पर नाचता था, रॉबर्ट क्लाइव की, और वो धीरे धीरे बंगाल सूबे को ब्रिटिश अधिकार में लेता भी जा रहा था। कुछ महीनों बाद अक्टूबर में जब मीर जाफर कलकत्ता में था, तब कुछ और डच जहाज हुगली के तट पर पहुंचे। ये 7 हथियारबंद जहाज थे, नेवी के शिप्स थे, जिनमें यूरोपियन और मलय सैनिक भरे हुए थे। ये कोई आम घटना नहीं थी। ब्रिटिश और डच देशों के बीच यूरोप में लड़ाई अभी अभी शांत हुई थी। ऐसे में क्लाइव कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं था। वो सीधा नवाब के पास पहुंचा और उससे हालात से इत्तला किया।
मीर जाफर ने क्लाइव को भरोसा दिलाते हुए कहा कि अब कि वो खुद हुगली जाएगा और चिन सुराह के डच अधिकारियों को दरबार में बुलाकर जवाब तलब करेगा। ऐसा उसने किया भी, लेकिन जैसा कि बाद में क्लाइव ने अपने नोट्स में दर्ज किया, डच अधिकारी आए तो जाफर ने उनकी आवभगत की, माने वो कोई दुश्मन नहीं बल्कि उसके दोस्त हों। इसके कुछ दिनों बाद जब नवाब ने हुगली से क्लाइव को एक पत्र लिखा जिसमें उसने कहा कि उसने डच जहाजियों को ट्रेड में कुछ रियायतें दे दी हैं, जैसे ही मौसम सही होगा वो हुगली से वापस लौट जाएंगे। खत लिखते वक्त जाफर खुद अपनी और रॉबर्ट क्लाइव दोनों की शख्सियत को भूल गया, कद भूल गया था दोनों का। जिस मीर जाफर ने अपने हमवतन नवाब सिराजुद्दौला से वफादारी नहीं निभाई, वो रॉबर्ट क्लाइव और अंग्रेज़ों से वफादारी निभाएगा, इसकी कितनी ही उम्मीद की जा सकती थी। और रॉबर्ट क्लाइव की एक खास बात यह थी कि खतरे की गंध मिलते ही वो सियार बन जाता था। उसकी समझ और तेज हो जाती थी और उसका जजमेंट एकदम क्लियर हो जाया करता था। जाफर के पत्र को तो उसने पढ़ा ही, लेकिन साथ में वो भी पढ़ लिया जो उस खत में नहीं लिखा था। उसे साफ समझ में आ गया कि डच की वापस जाने की कोई मंशा नहीं है, साथ ही ये भी कि नवाब डचों को चिन सुराह बुलाकर उनका साथ देने वाला है, हो सकता है क्लाइव से बदला लेने वाला हो। अगले कुछ दिनों में उसने पूरी स्कीम समझ भी ली। जब जहाजी बेड़े से न केवल एक डेलीगेशन चिन सुराह पहुंचा, बल्कि उन्होंने कासिम बाजार और पटना में सैनिकों की भर्ती भी शुरू की। इसके बाद क्लाइव ने हिसाब लगाना शुरू किया। कलकत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के 330 यूरोपियन सैनिकों सहित कुल 1550 ट्रूप्स तैनात थे। दूसरे सूबों में बाकी डिटैचमेंट थे, लेकिन इतनी जल्दी उनका कलकत्ता पहुंच सकना संभव नहीं था। अब दूसरी तरफ मीर जाफर एक और प्लान कर रहा था। डच जहाज़ों में 700 यूरोपियन सैनिकों सहित कुल 1500 सिपाही हुगली पहुंचे थे। 150 के आसपास ट्रूप्स चिनसुरा में तैनात थे, जिनकी तादाद में दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही थी और इनके पीछे नवाब की खुद की फौज तो थी ही। मौके की नज़ाकत को देखते हुए क्लाइव ने फोर्ट विलियम की सुरक्षा बढ़ाई और हुगली के तट पर तैनात 4 जहाज़ों में से एक को उसने अराकान कोस्ट की ओर रवाना कर दिया। वहाँ एडमिरल कॉर्निश अपनी फ्लीट के साथ मौजूद थे जो मदद भेज सकते थे। इसके अलावा हुगली में उसने अपनी डिफेंसिव पोजीशंस को मजबूत करना शुरू किया। हुगली को पार करने के तब 2 महत्वपूर्ण रास्ते थे, तनाह का किला और चारनौक। रॉबर्ट क्लाइव ने यहाँ तैनात बैटरी को मजबूत किया और किले पर तोपें तैनात कर दी। बैटरी आर्टिलरी में गन्स के एक समूह को कहते हैं। 3, 4, 5, 7, 8 जो भी फॉर्मेशंस हैं उस हिसाब से उनके समूह को हम बैटरी कहते हैं। तो अगर बैटरी मजबूत कर रहा है तो वो अपना तोप खाना मजबूत कर रहा था। उसी समय मछलीपट्टनम को जीतकर कर्नल फोर्ड कलकत्ता पहुंचा। उसके साथ कैप्टन नॉक्स भी था। क्लाइव ने फोर्ड को मौजूदा फोर्स को कमांड करने को कहा और नॉक्स को तानाह और चारनौक की जिम्मेदारी सौंप दी। नवंबर के दूसरे हफ्ते में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को क्लाइव की तैयारियों की भनक लग गई तो उन्होंने छोटी ब्रिटिश नावों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। इन्हीं जहाज़ों में क्लाइव का खत भी था जिसमें उसने एडमिरल कॉर्निश से मदद की गुजारिश की थी। देरी ना करते हुए डच सैनिकों ने पट्टी और रायपुर में अपने सैनिक उतारे और वहां मौजूद इंग्लिश एजेंट्स को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद क्लाइव ने एक और चाल चली। उसने मीर जाफर को एक खत भेजा। मीर जाफर को अंदाजा था कि क्लाइव उससे मदद मांगेगा, लेकिन खत में क्लाइव ने ठीक इसकी उल्टी बात कही। उसने नवाब से कहा कि ये ब्रिटिश और डच 2 यूरोपियन देशों की लड़ाई है और मीर जाफर को इससे दूर रहना चाहिए। आगे क्लाइव ने लिखा कि जाफर चाहे तो अपनी फौज को कलकत्ता और आसपास के इलाके की निगरानी के लिए नियुक्त कर सकता है, लेकिन एक्टिव बैटल में भाग लेने से उसे बचना चाहिए। 19 नवंबर को अनाधिकारिक तौर पर जंग की शुरुआत हुई। क्लाइव ने कैप्टन फोर्ड को बाढ़नगर पर कब्जा करने का ऑर्डर दिया। बाढ़नगर से श्रीरामपुर होते हुए आगे रास्ता चंद्रनगर तक निकलता था और चंद्रनगर डच हेडक्वार्टर के ठीक बगल में था। 21 नवंबर को डच सैनिक जहाज से लैंड कर चिनसुराह की ओर बढ़े तो क्लाइव के सामने 2 ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला कि डच सैनिकों को चिनसुराह में बेस बनाने से रोका जाए और दूसरा कि अगर ये सैनिक वापस जहाज की ओर जाएं तो उनका वो बेस भी नष्ट कर दिया जाए, रिट्रीट के लिए कोई जगह न बचे। इससे होता है कि डच सैनिक बीच में फंस जाते और लड़ाई के लिए उनके पास कोई बेस नहीं बचता। 24 नवंबर को जो जंग अनाधिकारिक रूप से चल रही थी वो आधिकारिक हो गई, जिसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा पानी पर लड़ा गया। संख्या और शक्ति में आधे होने के बावजूद क्लाइव ने सूझबूझ से पानी में डच बेड़े को नष्ट कर दिया। उसका पहला ऑब्जेक्टिव अब पूरा हो गया था। अब बारी थी दूसरे ऑब्जेक्टिव की। डच सैनिक जहाज से उतरकर चिनसुराह की ओर बढ़ रहे थे। क्लाइव ने कैप्टन फोर्ड और नॉक्स को नदी के मुहाने पर तैनात 2 सैनिक बैटरीज की कमान संभालने को कहा। 21 नवंबर को बाढ़नगर पर कब्जा करने के बाद नदी पार कर कैप्टन फोर्ड श्रीरामपुर पहुंचा। अगली रात उसने चंद्रनगर में पोजीशन ली। आगे उसका इरादा चिनसुराह पर हमला करने का था, जो यहाँ से सिर्फ 3 मील दूरी पर था। फोर्ड इस बात से अनजान था कि जहाज से उतरकर डच फोर्सेस उसके पास पहुंचने वाली थी।
2 दिन और यही सिचुएशन रही तो फोर्ट चिंसुरा और जहाज से आ रही डच फोर्सेस से घिर जाने वाला था। लेकिन यहाँ डच ईस्ट इंडिया कंपनी से एक बड़ी गलती हुई। अपना बेस संभालने के बजाय उन्होंने अपनी पूरी फोर्स को फोर्ट से निपटने के लिए रवाना कर दिया। डच टुकड़ी के 120 यूरोपियन सैनिक और लगभग 300 मलय सैनिक 24 नवंबर की सुबह चंद्रनगर पहुंचे, जहां फोर्ड ने पोजीशन लेकर रखी थी। 24 नवंबर की सुबह सुबह फोर्ड ने अपनी टुकड़ी के साथ डच फैक्शन पर हमला किया। प्लासी की जंग में शामिल हुई ब्रिटिश टुकड़ी भारतीय युद्ध शैली में पारंगत हो चुकी थी। उन्होंने आराम से डच सैनिकों को चंद्रनगर के मुहाने तक खदेड़ दिया और उनकी बंदूकें भी छीन ली। 24 नवंबर की शाम तक ऑफिसर नॉक्स भी अपनी टुकड़ी लेकर ब्रिटिश खेमे में शामिल हो गया। चंद्रनगर में जिन डच सैनिकों को कब्जे में किया गया था, उन्होंने फोर्ट को खबर दी कि जहाज से सैनिक अगले दिन चिंसुरा पहुंच जाएंगे। ये सुनकर फोर्ट ने रॉबर्ट क्लाइव को एक संदेश भिजवाया। क्लाइव के पास जब ये संदेश पहुंचा तब वो ताश खेल रहा था। फोर्ट का खत पढ़ते ही उसने एक पेंसिल पकड़ी और उस खत के पीछे एक संदेश लिखकर वापस भिजवा दिया। क्या लिखा था इस संदेश में? ये लिखा था कि प्यारे फोर्ट, तुम बेहिचक लड़ाई में कूद जाओ, काउंसिल की परमिशन मैं ले लूंगा। क्लाइव का जवाब मिलते ही फोर्ड और नॉक्स ने अपनी टुकड़ी को मूव किया और बिदेरा पर कब्जा किया। बिदेरा एक छोटा सा मैदान था जहां एक तरफ गांव और दूसरी तरफ आम के बाग थे। आज के दिन यानी 25 नवंबर 1759 को बिदेरा में डच फोर्सेस और ब्रिटिश फोर्सेस के बीच जंग लड़ी गई। क्या हुआ इस जंग में? बिदेरा में फोर्ड ने अपनी टुकड़ी को दाएं फ्लैंक पर आम के बागों की ओट में खड़ा किया और नॉक्स को बाएं फ्लैंक से हमला करने को कहा। ये एक डिफेंसिव फॉर्मेशन थी, लेकिन फोर्ट के पास एक एडवांटेज थी कि वो चारों तरफ से सिक्योर थे। हमला सिर्फ सामने से होने वाला था। इसके अलावा बिदेरा से ठीक पहले एक खाई भी पड़ती थी जिसे पार करने में डच फोर्सेस को मुश्किल आती। 25 नवंबर की सुबह करीब 10 बजे डच फोर्सेस बिदेरा पहुंची। इन्हें लीड कर रहा था कर्नल रसेल। खुले मैदान में डच फोर्सेस के पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसीलिए ब्रिटिश बंदूकों ने उन्हें आसानी से निशाना बनाना शुरू किया। किसी तरह डच फोर्सेस फॉरवर्ड प्रेस कर पाई तो उनका सामना खाई से हो गया। पीछे से ट्रूप्स इस बात से अनजान थे कि आगे खाई पड़ने वाली है, इसीलिए जहां एक तरफ आगे की डच फोर्सेस खाई के पीछे अटक गई, वहीं दूसरी ओर पीछे से ट्रूप्स प्रेस किए जाते रहे। इस अफरा तफरी में उनका सारा फॉर्मेशन टूट गया और वो छोटे से सामने की तरफ से खुले हुए मुहाने पर सिमट कर रह गए। ब्रिटिश फोर्स ने गांव और आम के बागों से फायर करना शुरू कर दिया, दोनों फ्लैंक से, जिससे अच्छी खासी संख्या में डच सैनिक मारे गए। कई कोशिशों के बाद जो बचे कुछ सैनिक थे वो खाई पार करने में सफल हुए। तब फोर्ड ने अपनी घुड़सवार टुकड़ी को आगे भेजा, कैवलरी को, और इससे डच फोर्सेस में खलबली मच गई। बिदेरा में नवाब मीर जाफर भी अपनी टुकड़ी लेकर पहुंचा था, लेकिन शुरुआती लड़ाई में वो सिर्फ देखता रहा। जब उसे लगा कि डच खेमे की हार निश्चित है तो उसने अपनी एक टुकड़ी ब्रिटिश फोर्स की मदद के लिए भेजी। नवाब और ब्रिटिश फौज ने मिलकर कुछ ही मिनटों में डच फोर्सेस का सफाया कर दिया। इसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बंगाल में ये एक निर्णायक हार थी। डच सेना के 320 सैनिक मारे गए, 300 से ज़्यादा घायल हुए और जो बाकी बचे उन्हें भागना पड़ा। बचे हुए सैनिकों ने जहाज़ का रुख किया, लेकिन वहाँ क्लाइव पहले ही अपना खेल कर चुका था। इन्हें भी इसके बाद बंदी बना लिया गया। चिंसुरा में मिली जीत को क्लाइव ने प्लासी से भी ज़्यादा ख्याति दिलाई। इस जीत के बाद क्लाइव ने सूझबूझ दिखाते हुए मीर जाफर से और बहुत सारी रियायतें ले ली, जिन्हें स्वीकार करने के अलावा जाफर के पास कोई और चारा नहीं था, क्योंकि वो पहले ही कॉम्प्रोमाइज़ था और दोनों पार्टीज इस बात को जानती थी। इसके कुछ समय बाद ही मीर जाफर को नवाब के पद से भी हटा दिया गया और उसने अपनी बाकी ज़िंदगी काफ़ी जिल्लत में गुजारी। तारीख इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर इसे रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त सचिन ने। देखते रहिए दी ललन टॉक।